घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बीजेपी पर दिखाई नरमी, लेकिन मोदी और कांग्रेस से बनाई दूरी। बड़ा सवाल, बीजेपी पर नर्म, मोदी पर गर्म, और कांग्रेस से जेडीयू ने क्यों की है तौबा। और कोलगेट मामले में बीजेपी ने कानून मंत्री से मांगा इस्तीफा, कहा एसआईटी करे घोटाले की जांच। कांग्रेस ने मांग को किया खारिज। सबसे पहले बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के 2 दिवसीय दिल्ली में हो रहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। आज जो जेडीयू के प्रवक्ता या जेडीयू के नेताओं ने जो बात दिल्ली में मीडिया के सामने रखा, उससे एक बात बड़ी साफ है कि वो बीजेपी के साथ तो चाहते हैं रहने के लिए, लेकिन मोदी के नाम पे या मोदी को नाम को बढ़ा के कुछ लगता है वो बार्गेन या कुछ समझौता या कुछ उससे हासिल करना चाहते हैं, और कांग्रेस से वो किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। हमारे साथ है, और सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं केसी त्यागी का वो बयान जो उन्होंने आज मीडिया के सामने दिया है। 2002 में जो कम्युनल राइट हुए थे, उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरिया दिली के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो असफल रहे। नात्मक मामलों पर चर्चा हुई है, और जो चीजें आपके दिमाग में हैं, जिन चीजों को लेकर आप चिंतित हैं, उन शंकाओं का समाधान कल होगा। तो ये आपने देखा, जेडीयू के एक नेता हैं, केसी त्यागी राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। अब आपको दूसरे नेता हैं अली अनवर साहब जो सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। हम लोग कोई आज कह रहे हैं कि सेकुलर होना चाहिए, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं। लगातार कई बार हम लोगों ने दोहराया है कि चुनाव से पहले उसका नाम भी सामने आना चाहिए। हम लोगों ने ये भी कहा है कि बीजेपी बड़ी पार्टी है और उसको नेतृत्व करना चाहिए, उसको किसी नाम को लेकर के या पैनल्स ऑफ नेम लेकर के आना चाहिए, और एनडीए के दूसरे घटक भी ये बात कह रहे हैं। तो ये विचार विमर्श हो रहा है, ये तो पॉलिटिकल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। देखिए, अपने कोई क्या कहता है उस बारे में हम लोगों ने कहीं कहीं नाम रखा है किसी का? हम लोगों ने कोई नाम नहीं रखा। अब अपने ऊपर कोई ले लेता है तो हम लोग क्या करें? अब उसको समझता है कि हमारी यही छवि है, यही नाम ले लेता है, तो उसमें हम लोगों का कोई दोष। हम व्यक्ति पर अभी नहीं जा रहे हैं। हम लोगों ने एक प्रिंसिपल ले किया है, एक वसूल की बात करी है, और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए के प्लेटफॉर्म पर ये सब बातें तय हो। नहीं, नीतीश जी ने पहले ही कहा है कि हम उसके नहीं है कैंडिडेट, और जो बड़ा दल है उसकी तरफ से कैंडिडेट का नाम आना चाहिए। देखिए, एक बात पर आप लोग क्यों हम लोग कह रहे हैं, व्यक्तिवाद नहीं है, ये सामूहिक हमारी पार्टी है, सामूहिक समझ बनाए। आपने सुना, 2 अलग अलग राय हैं, लेकिन लगभग एक राय ये है कि बीजेपी के साथ वो एनडीए में है और एनडीए में रहेंगे और एनडीए में बातचीत होगी और उसमें सारी चीजें तय होंगी। दूसरी तरफ उन्होंने मोदी पे जो हमला बोला कि 2002 में मोदी दंगा को नियंत्रित करने में असफल रहे, और ये 2002 की बात 2013 में जब 16 साल से गठबंधन में है और उस समय भी वो सरकार में थे, और इस केंद्र सरकार में जब वाजपेयी जी की सरकार थी, जब ये दंगे हुए थे, नीतीश कुमार जी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे। इन तमाम चीजों पर उपेंद्र प्रसाद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कसरत है जेडीयू की, ये चुनावी कसरत है, सियासी कसरत है, या दोनों मिलाकर के सियासी और चुनाव, चूंकि दोनों एक दूसरे का हिस्सा है, वो कसरत है? चुनावी भी है और सियासी भी है, दोनों है। चुनाव भी सियासत का एक हिस्सा है जी। तो ये नीतीश कुमार न केवल मंत्री थे उस समय जब 2002 में दंगा हुआ था, उसमें रेल मंत्री थे, और रेल की एक बोगी जली थी, उसके बाद ये दंगा हुआ था। मतलब वो दंगा है, उसको आप कह सकते हैं गोधरा दंगा और पोस्ट गोधरा दंगा जी। तो गोधरा में जो कांड हुआ रेल जलने का, उसमें रेल मंत्री थे, और उसके बाद भी 2002 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी से इनका चुनावी तालमेल हुआ, इनको कम सीटें मिली थी। फिर बाद के चुनाव में तालमेल नहीं हुआ, लेकिन 2002 में चुनावी तालमेल करके ही लड़े थे, और नीतीश कुमार ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार भी किया था ये दंगे के तुरंत बाद। लेकिन दंगे के 12 साल के बाद उनका स्वर बदला हुआ, तो इसको तो पूरी तरह से सियासी ही कर सकते हैं। और ये चुनावी भी है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है
जनता दल को डर लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया प्रधानमंत्री के रूप में तो फिर बिहार में उनकी जो उपयोगिता है बीजेपी के लिए वो उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। और वो उससे डरते हैं, उससे डरते हैं, सियासी एग्जिस्टेंस है, हाँ, जो उनकी जो अपनी सियासी जो मजबूती है, जिस तरह से वो पकड़ बनाए हुए, वो कमजोर कर सकते हैं। उसकी जो उपयोगिता है, क्योंकि आप देखिए कि बीजेपी की क्या उपयोगिता है नीतीश कुमार के लिए। 1990 में जो मंडल लागू किया बीपी सिंह ने, तो उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला। लोग बोलते हैं कि बीपी सिंह की राजनीति का जो दबाव पड़ रहा था बीजेपी के ऊपर और डर लग रहा था कि बीजेपी के जो पिछड़े वर्ग के सांसद है कहीं बीपी सिंह की पार्टी में चले न जाएं, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी। उस रथ यात्रा निकालने के बाद बिहार में जो मंडल समर्थक लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, उन लोगों के बीच में बीजेपी के प्रति बहुत अविश्वास का भाव पैदा हो गया था, डिस्ट्रस्ट का भाव पैदा हो गया था, जिसके कारण वे लालू से नाराज होते हुए भी बीजेपी से नहीं जुड़ना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बीजेपी है जो हम लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ वाली पार्टी है। तो ये जो मजबूरी थी बीजेपी की, तो उसके कारण उन्हें नीतीश कुमार के से हाथ मिलाना पड़ा, ताकि नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर के ही वो लालू को कमजोर कर सकते थे। लालू से नाराज हो रहे जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, गैर यादव पिछड़ा वर्ग का लोग बहुत तेजी से लालू से नाराज हो रहा था, क्योंकि सही ढंग से वो सरकार नहीं चला रहे थे और मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना करके यादव के अलावा जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसकी अनदेखी कर रहे थे। बीजेपी फेल हो रही थी अपने से जोड़ने के लिए, लालू से नाराज पिछड़े वर्गों को रोकने के लिए विफल हो रही थी, क्योंकि बीजेपी को वो ठप्पा लगा हुआ था कि ये मंडल विरोधी पार्टी है। तो उसके कारण उन्होंने नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाया और नीतीश कुमार को आगे दिखला करके उनको प्रोजेक्ट करके लालू के पैरों के नीचे की जमीन खिसकाई। लेकिन अब अगर नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करती है बीजेपी तो फिर उनको नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो उद्देश्य नीतीश कुमार पूरा कर रहे थे बिहार में उसकी उनके लिए वोट पाने के लिए वो उद्देश्य नरेंद्र मोदी करने लग जाएंगे। तो ये एक सर्वाइवल की जो उनकी अपनी जो राजनीतिक जो उनकी सर्वाइवल का प्रश्न है, जिसके कारण ये तमाम कसरत वो कर रहे हैं। पुष्पेंद्र, ये पूरा का पूरा कसरत है कि वो अपने को कैसे बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहे। अगर नरेंद्र मोदी बिहार से उनकी देश की सियासत वो राष्ट्रीय स्तर पर करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक होंगे तो पूरे देश भर में अप्रासंगिक हो जाएंगे। तो ये उनके लिए जीवन मरण का सवाल है, इसलिए वो मोदी को किसी भी हालत में वो रोकना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के बिना आप ये कहते हैं कि सियासी जन्म और मृत्यु, हाँ, उनके लिए एक तरफ अगर रहना है, बनाए रहने तो उनको मोदी का विरोध करना पड़ेगा। मोदी का विरोध करना पड़ेगा, उनको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मोदी है जो बीजेपी का लीडर न बने। मोदी को आगे करके बीजेपी लोगों का वोट मत मांगे। अगर मोदी को आगे करके बीजेपी वोट मांगती है तो फिर बीजेपी को नीतीश की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। जी पुष्पेंद्र, भूपेंद्र भाई ने जितनी बात कही मैं समझता हूँ बड़ी बारीकियां समझा दी हैं, लेकिन मुझे लगता है दिलीप के पॉलिटिक्स में जब आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं तो सबसे ज़्यादा चेहरे पे आप बड़ा विश्वास और बोल्ड होने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार आज की राजनीति में अपने प्रदेश के अंदर बैसाखी पे सरकार चला रहे हैं। उनको बीजेपी की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि वो अकेले सरकार चला रहे हैं। 2005 में देखें तो उनके पास 87 सीटें आई थी और बीजेपी के पास 55 सीटें आई थी। ये गठबंधन करने के बाद 2010 के चुनाव में जेडीयू के पास 115 सीटें हैं और बीजेपी के पास 91 सीटें हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो जेडीयू ने जहां 27 सीटों का गेन किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2010 के चुनाव में 37 सीटों का गेन किया है। और इस देश में सेकुलरिज्म के ठेकेदार जो 10 जनपद से शुरू होते हैं और पटना होते, बिहार होते हुए और तमाम हिंदी राज्यों में घूम रहे हैं, उनकी स्थिति देखिए। बिहार और उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा कम्युनली सेंसिटिव स्टेट माने जाते हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के 243 लोगों में से 4 एमएलए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का 1 एमएलए है, सीपीआई एमएल 0 है, बीएसपी 0 है, समाजवादी पार्टी 0 है। एक तरफ ये बात। दूसरी बात, अगर आप लोकसभा का चुनाव देखें तो जेडीयू के पास मात्र 40 में से 20 सीटें हैं, 12 सीटें बीजेपी के पास हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो देश की सबसे 125 साल पुरानी सेकुलरिज्म की अलंबरदार, उसके पास 2 सीटें हैं। लालू प्रसाद यादव जो कांग्रेस के पिछलग्गू, उनके पास मात्र 4 सीटें हैं। अब मेरा कहना यह है कि जितनी बातें उपेंद्र भाई कह रहे हैं, इस सब को छुपाना चाहती है जेडीयू, इस पे बात नहीं करना चाहती,
क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी का मामला हटेगा तो जितने भी ताश के पत्ते जो उन्होंने खड़े किए हैं वो गिर पड़ेंगे। उस वजह से बार बार सेकुलरिज्म, बार बार कम्युनलिज्म, मोदी 3 बार चुनाव जीते हैं तो मैं भी 2 बार चुनाव जीता हूं, मेरे यहां भी। मोदी 3 बार चुनाव अपने बल पे जीते हैं, और अगर इससे आगे बढ़ के कहें तो मोदी शायद भारतीय जनता पार्टी की वजह से चुनाव नहीं जीते हैं, अपनी वजह से चुनाव जीते हैं, और उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। आज भी नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन आज भी उनको भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी की जरूरत है। एक दूसरी बात जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात है, उसमें जो सबसे बड़ी बात मुझे उपेंद्र भाई की बात में से लग रही है कि मोदी का बार बार ढोल बजाते रहना कि मोदी कम्युनल है। मोदी किसी राज्य का मुख्यमंत्री 3 बार हो सकता है। 2002 के दंगों के बाद 2 चुनाव लड़ चुके हैं नीतीश कुमार, दोनों बार मोदी उस पार्टी में था, कद्दावर नेता था, बराबर अपनी बात कहते थे, नीतीश कुमार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी भी किसी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने मोदी का नाम ये नहीं कहा है कि वो प्रधानमंत्री बनने वाला, लेकिन मीडिया की खबर से इतने बौखलाए हुए हैं और उसी का फायदा उठाना चाहते हैं कि नहीं देखिए साहब, हम कम्युनल के नाम पे मोदी। जब आज सवाल है कि जब आपकी राजनीतिक, आपके जीने और मरने का सवाल, मैं वही मैं कह रहा हूं ना, तो आज आपका राजनीतिक सियासी एग्जिस्टेंस पे एक बड़ा सवाल उठ जाएगा अगर मोदी वहां पे जाते हैं, जो आप कह रहे हैं। लेकिन एक जो उससे भी आगे सवाल है कि आप ये देखिए कि एक वोट एमबीसी उन्होंने बिहार में जाके जो सामाजिक एक जिसे कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग की जो नई संरचना उन्होंने बनाई, जिसमें उन्होंने दलित में से पासवान को हटा के महादलित बना दिया, ओबीसी में उन्होंने यादव को हटा के अति पिछड़ा बना दिया, और फिर उनके साथ बीजेपी की जो अपर कास्ट या जो अन्य हिंदू जो वोट बैंक है उसके साथ जोड़ के उन्होंने एक ऐसा किला बनाया जो इस वक्त सबसे मजबूत किला दिख रहा है। और इस मजबूत किला को के जो सबसे मजबूत नेता हैं जिसके साथ उन्होंने बनाया वो है नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सबसे पॉपुलर लीडर है, वो ये मानते भी हैं पॉपुलर लीडर है। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 2002 में असफल हुए। वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस 1984 के दंगों के लिए भी कांग्रेस को माफ नहीं किया जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि हम कांग्रेस के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करने वाले हैं। तो ये तमाम बात वो कह रहे हैं, लेकिन मोदी पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये क्या सिर्फ ये माना जाए कि मोदी पे सवाल उठा के अपनी सियासत चमका रहे हैं, या जो बात आप कह रहे हैं कि उनकी सिर्फ मोदी को क्यों? एक बात आप कह रहे हैं क्या मोदी के बहाने वो बीजेपी से बार्गेन कर रही है? तो वही ना मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मोदी ही क्यों, अगर माने उनको सेकुलर चेहरा पसंद नहीं है तो आडवाणी जी कहाँ से सेकुलर हो गए? अगर मोदी पर गोधरा में विफलता का आरोप है कि वो विफल रहे, जैसा कि कैसी त्यागी जी बोल रहे थे कि जिस संजीदगी के साथ जिस तरीके से करना चाहिए था डील उन्होंने नहीं किया, तो वो तो है कि उनके लिए पर विफलता का आरोप लगा सकते हैं, मतलब कि ओमिशन का, कमीशन का नहीं। यहाँ पर तो आपके जो आडवाणी जी हैं इन पर तो कमीशन का आरोप है, मतलब कि इन्होंने रथ यात्रा निकाली, रथ यात्रा के दौरान पूरे दंगे हुए, उसके कारण बाबरी मस्जिद टूटी। जो बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन के लिए जो आदमी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, अगर बाबरी डिमोलिशन के लिए अगर पहला व्यक्ति को जिम्मेदार है तो लालकृष्ण आडवाणी है, तो उस व्यक्ति को सेकुलर मान रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें जो एक बात जोड़े कि 1992 में अयोध्या का पूरा हादसा हुआ है और 1996 में इनका समझौता हुआ है, तब से गठबंधन चल रहा है। लेकिन आज जो मोदी वाली बात करें दिलीप, मुझे लगता है कि अगर मोदी की जगह कांग्रेस बीजेपी की तरफ से मोदी ना होकर के मोदी होते हुए किसी अपर कास्ट का आदमी होता तो इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। मोदी का चेहरा भी है और मोदी बैकवर्ड कम्युनिटी का है, तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन जो खड़ा किया है इन्होंने, मोदी के जाने से वो भी डैमेज होगा। अगर भारतीय जनता की ये तमाम चीजें जो कर रहे हैं वो सिर्फ सियासी, अगर मोदी रणनीति के तहत नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जेडीयू कर रही है, इनका सर्वाइवल हमारे साथ अनवर अली साहब हैं, सांसद हैं जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनवर अली साहब। शुक्रिया। ये सवाल एक आज आपसे बहुत बार पूछा गया होगा और एक बार मैं फिर से उस सवाल को दोहरा रहा हूं कि बीजेपी पे नरम है, मोदी पे गरम है और कांग्रेस से तौबा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोगों ने कहीं कोई नाम किसी व्यक्ति का नहीं रखा है, बात एक सिद्धांत की हम लोगों ने की है, और वो सिद्धांत ये है कि ये देश जो है एक सेकुलर कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें लिखा गया है कि एक समाजवादी
इसका पैटर्न होगा। तो हम लोग बात उसकी कर रहे हैं, और उसमें अब मान लीजिए कोई अपने लिए ले लिया तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ऐसे ही इस सिचुएशन में ना मुहावरा बना होगा। तो अगर कोई अपने ऊपर ले लेता है कि हम ही को कह रहे हैं, तो अच्छा हुआ हमको नहीं कहना पड़ा और इसका मतलब मोदी के लिए निशाने पर लग गई। तो हम लोगों ने यही बात करी है। और क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि ये देश बहुजाति है, बहुभाषी है, बहुधार्मिक है, और सबको मिला जुला करके ले चलने की जिस नेता में प्रवृत्ति हो, किसी को छांट के चलने की प्रवृत्ति हो, किसी को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति हो, कोई मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उस पर शुतुरमुर्ग की तरह बालू के रेत में सर छिपा लेने की प्रवृत्ति हो, तो ऐसा आदमी इस देश को नहीं चला सकता है। हम लोग अपने लिए नहीं कह रहे हैं। अली अनवर साहब, जो बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं, और केसी त्यागी जी कहते हैं 2002 में मोदी असफल थे, विफल थे, उन्होंने मुस्तैदी नहीं दिखाई, और वो नाम लेके इस बात को मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं। पूछिएगा तो हम भी बताएंगे जी। हम अपने से कहाँ कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, तो कितना लोकप्रिय है भाई? हमारे नीतीश कुमार लोकप्रिय नहीं है, हमारे अब अध्यक्ष आज चुने गए हैं तीसरी बार, शरद यादव जी लोकप्रिय नहीं है, 8 बार पार्लियामेंट में चुने गए हैं, देश पार्लियामेंटेरियन है, तो ये उनसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन हम लोग ये सवाल अली अनवर साहब ये इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि लोकप्रिय कौन ज्यादा है और कौन ज्यादा काम कर रहा है। सवाल है जब आप ये कहते हैं बहुत लोकप्रिय है, नहीं ये बिल्कुल लोकप्रिय है, हो रहा है, लोकप्रिय है, तभी उनको बिहार की जनता ने चुन के वहां भेजा है, तभी सरकार में है। इस पे कोई सवाल नहीं उठा रहे कि मोदी जी से कम लोकप्रिय नीतीश कुमार है या ज्यादा है, इस पे कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि आप लोग उठा रहे हैं ना, नहीं हमारा आप कह रहे हैं कि हमने नाम नहीं लिया, तो क्या आप मोदी जी का नाम लिए बगैर संकेत किसके लिए फिर दे रहे हैं? अरे भाई, जो बात संकेत से जनता समझ जाए जी, गठबंधन तो में आप संकेत में करना चाहते हैं, आप समझा दीजिए। हम कहाँ रोकते हैं कि भाई जेडीयू मोदी जी को कह रहा, हम तो रोकते नहीं है। लेकिन हम लोग, हमारे नेता नीतीश कुमार ने, जो आपको याद होगा कि इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो इंटरव्यू दिया था, और उसके बाद वो जितनी बार बोले हैं, बल्कि हम लोगों ने भी इसका एहतियात बरता है कि हम कभी नाम नहीं लेते हैं किसी का। अब आप ये कह रहे हैं, मैंने आपको बताया कि केसी त्यागी साहब बोल रहे हैं, साबिर अली साहब कहते हैं कि मोदी किसी भी सूरत में हमें मंजूर नहीं है। हम कह रहे हैं कि आप हमको भी कूड़े दिएगा तो हम भी बोल देंगे जी, लेकिन हम अपने से नहीं बोल रहे हैं ना। हम आम तौर से हम अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन एकदम मुंह में उंगली डाल दीजिएगा तो कोई बोल देगा। सवाल है कि मैं आपसे सवाल सिर्फ पूछ सकता हूं, अगर सवाल में आप ये कहते हैं कि मुझे बीजेपी में मोदी के अलावा सब लोग स्वीकार है, मोदी स्वीकार नहीं है, तो ये क्या हम गलत कर रहे हैं? सगुण में निर्गुण में कितना दिन बाद? चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं। चलिए, आप कम वरिष्ठ हैं उनसे जी। अनवर भाई, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि आज भले ही हम लोग मोदी पे बातचीत कर रहे हो, मोदी कम्युनल हैं, मोदी ने 2002 के दंगों में उनका हाथ है, तमाम सारी बातें हैं, एक तरफा दंगे हुए, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कि आज जेडीयू के खासतौर से जो मुसलमान एमपी और एमएलए हैं, वो ये सवाल, मेरी बात सुनिए, ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि सन 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाने का जो सबसे बड़ा हीरो था एलके अडवाणी, उसको आपकी पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं वो सेकुलर है, तो ये 4 साल के अंदर 92 में उसने मस्जिद गिराई, 96 में आपने गठबंधन किया, और आप उस पार्टी में एक बड़ा मुसलमान चेहरा होने के बावजूद भी इसको नहीं कह पा रहे हैं। ये कैसा दर्द है आपका? देखिए,
आप कर रहे हैं ना, आपकी बात को संज्ञान में हम लोग ले रहे हैं, आपकी बात भी वहां पहुंच जाएगी। कौन बात कहाँ बोला जाएगा, किसको पहले निपटाया जाएगा, किसको बाद में निपटाया जाएगा, राजनीति में इतना पुष्पेश जी इतना सरल रास्ता नहीं ना होता है, जिग जैग होता है ना जी। हाँ, अभी हम लोग कब कौन बात बोलेंगे, अभी आपके तो पहले तो इसका मतलब बीजेपी अपने हिसाब से बोलेगी। किससे बाद में सलटेंगे, यही ना राजनीति है। नहीं तो वही सवाल है। तो इस वक्त आपके सामने आडवाणी जी नहीं, मोदी है, मोदी नरेंद्र मोदी आपके निशाने पे निपटाना है पहले। सुनिए ना, माने जो बात पुरानी हो चुकी है, और देखिए मोदी जी से क्यों ये है जी, बात ये है कि लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं लेकिन प्रायश्चित कर लेते हैं, माफी मांग लेते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखिए, एक मोदी जी सद्भावना यात्रा पर निकले और एक मुसलमान जाता है, उनको टोपी पहनाना चाहता है, उनको गमछा देना चाहता है, जिसको बुलाया है उनके लोगों ने। तो भाई आप सद्भावना यात्रा पर निकले हैं, उसका टोपी पहन लेते, गमछा ओढ़ लेते, तो क्या हो जाता, आसमान फट जाता कि जमीन धस जाती कि आप धर्म भ्रष्ट हो जाते, क्या हो जाता। इतनी सी इसका मतलब कि आप दुर्भावना आपके दिल में है। तो एक आदमी गलती करता है, नहीं भी बोलता है, तो धीरे से अपना रास्ता बदल लेता है, अपने को सुधार करता है, तो लोग माफ कर देते हैं इस देश के लोग। लेकिन ये आदमी तो एकदम अड़े हुए, माफी मांगने की बात तो दूर रही, तो इतना भर से भी परहेज है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पहला तो वही आदमी न है कि पहले उनको उसका समन किया जाए, जो शरीर में जो बीमारी सबसे ज्यादा परेशान करती है, पहले उसका डॉक्टर इलाज शुरू करता है, लेकिन और बीमारियों का इलाज बाद में होगा। अनवर भाई, लेकिन यही तो बात हो रही है। ये जो मुनाफकत है कि मोदी टोपी ले लेते तो सेकुलर हो जाते, और कांग्रेस 50 साल से टोपियां ले रही है और 50 साल से टोपियों की सियासत कर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी को सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी बनानी पड़ी। तो आप मुनाफिकीनों की बात क्यों कर रहे हैं? आप जो अगर मोदी को मुसलमान पसंद नहीं है और उन्होंने टोपी नहीं दी, तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि जो है दिल में वो कह रहा है। ये कौन सी पॉलिटिक्स है जो दिल में है कुछ और बाहर है कुछ, और उसके बाद आप कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि नहीं वो अच्छा था, तो फिर इससे अच्छी तो कांग्रेस है, आपको कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। बंधु, आपको नहीं मालूम है, हम और हमारी पार्टी सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा के लिए हम लड़ने वाले हैं, और कांग्रेस का जरूरत क्यों पड़ी इन कमेटियों की? हुआ तो दंगा तो कांग्रेस के राज में हुआ था, तो हम लोगों ने उस पर कार्रवाई की, और हम लोग उनको भी कह रहे हैं, उनको कहां हम क्लीन चिट दे रहे हैं जी? नहीं, हम उनको भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। नहीं, सवाल है आप दंगा करने वाले, वही यही सवाल आता है कि कई लोग हैं, यही सवाल खड़ा होता है, कई लोग हैं जिसको आप खुद कह रहे हैं कि हम लड़ने वाले हैं, लेकिन निशाना मोदी पे है। इसके पीछे आपकी सियासी रणनीति है कि अगर मोदी वहां खुद ओबीसी के नेता है, खुद पिछड़े वर्ग से आते हैं, अगर वो बिहार में पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार की जो आवश्यकता है बीजेपी के लिए वो शायद खत्म हो जाए। ये डर से आप इस डर से आप मोदी के लिए मोदी को निशाने पे रखे हैं, लोगों का ये आरोप है। पिछड़ा वर्ग की तो हमारी पार्टी है, पिछड़ा वर्ग की, पिछड़ा वर्ग का समर्थन हमारे नेता सब दोनों पिछड़े वर्ग के हैं, और हम लोग दलितों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोग लड़ते हैं। वो उसकी बात नहीं है, मोदी पिछड़ा वर्ग के हैं कि नहीं आप कह रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उनकी जो छवि है एक कट्टर जो हिंदूवादी नेता की, वो ना उनकी छवि है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, आप खुद मानते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनसे आपको लड़ाई करनी है, अगर आपको अपनी धर्मनिरपेक्षता से लड़ाई लड़नी है तो कई लोग हैं। आप खुद कह रहे हैं कि किस समय पे किनसे लड़ाई करना है ये हम तय करेंगे, बिल्कुल साफ है जो आपने बात कही। मीडिया नहीं ना तय करेगा, हम तय करेंगे, बिल्कुल आप तय करेंगे कहां कब लड़ना है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, तय आप करेंगे, लड़ाई भी आप करेंगे, हम तो सिर्फ उसको बताएंगे देश को कि जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, बताइए, आपकी वो आजादी है, उसमें कहां दखल दे। नहीं, बिल्कुल मैं उसको स्वीकारता हूं जो बात आप कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, जो मैं अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई हम तय करेंगे। सवाल ये है कि मोदी से पहले भी और मोदी के साथ साथ भी बहुत सारी लड़ाई जिसको आप अपने सामने रखे हुए हैं, मोदी को प्राथमिकता पे रखने की क्या कारण है कि मोदी आपकी प्रायोरिटी क्यों है?
देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीजें हैं और गड़े मुर्दे उखाड़ते चलेंगे तो सब जगह सब चीज मिलेगी। वो हम नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी जो चुनौती है, अभी जो सामने है, उसका हम लोग जवाब दे रहे हैं और भी जो सवाल आएंगे उसका समय पर जवाब दिया जाएगा। चलिए, एक सवाल आखिर में पुष्पेंद्र पूछना चाहते हैं। अनवर भाई, एक लाइन में बस पूछना चाहता हूं, आज आपकी निगाह में इस देश में कांग्रेस सेकुलर है या बीजेपी सेकुलर है, ये बताएं, माइनस मोदी। देखिए, हम सर्टिफिकेट बांटने नहीं चले हैं। लेकिन आप सर्टिफिकेट बांटने तो नहीं चले हैं, लेकिन इसी सर्टिफिकेट पे तो सियासत कर रहे हैं आप। लोगों का काम है, आप लोगों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आप सर्टिफिकेट बांटने नहीं चले हैं, लेकिन मोदी को आपने सर्टिफाई कर दिया कि वो क्रिमिनल है। नहीं, कांग्रेस और बीजेपी में कौन सेकुलर है, आप आज ये बता दें। हम लोग जो राजनीति में कई तरह का बात होता है ना, एक फौरी सवाल होता है, एक दूरगामी राजनीति होती है, समझ रहे हैं ना। इसी के तालमेल का नाम राजनीति है ना। सबको जोड़ करके सीधा साधा रास्ता नहीं होता है, जिग जाग होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।